हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से ठीक 13 साल पहले मैंने जी न्यूज़ का भाग रहे हुए डीएनए अखबार जहां पे मैं काम करता था उस पे मैंने केस किया था। 2013 की बात है और 2013 से ये संघर्ष लंबा चला, अभी भी चल रहा है। ठीक है, पर मैंने आज सोचा कि आप लोगों के सामने मैं अपने मन की बात करने आऊं। मन की बात का ठेका सिर्फ इस देश में एक आदमी ने नहीं लिया। हम सबके पास में अपने अपने मन की बात करने वाली बातें हैं। तो मैंने क्यों डीएनए के ऊपर में केस किया था अपने ही अखबार के ऊपर में 13 साल पहले, और मैं आज क्यों आपसे ये बात कर रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्यों आज बात कर रहा हूं, मैंने कई मेरे पास में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इनके पोस्ट आए जहां पे मैंने देखा कि अखबार कर्मियों को या जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के जो पत्रकार हैं उनको जनता हैगल कर रही है, परेशान कर रही है, उनके ऊपर में टॉन्ट कस रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी नज़रों में कुछ गलत नहीं कर रहे, एकदम सही कर रही है पब्लिक, सही कर रही है जनता। आप बोलोगे कि मैं क्यों इतना निष्ठुर हो गया हूं। मैं निष्ठुर नहीं हूं, मैं दुखी जरूर हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हम इस मुकाम तक पहुंचे क्यों और कैसे पहुंचे कि मीडिया को काम करने के लिए यहाँ की युवा पीढ़ी जो है डिस्करेज कर रही है, यहाँ की युवा पीढ़ी हैगल कर रही है जब वो काम कर रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, जिम्मेदार वो नहीं है, ऑफिस के अंदर बैठे बॉसेस और उस मीडिया के मालिक जो हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। परंतु यहाँ कोई एक या दो इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरा का पूरा मीडिया का सिस्टम अंदर से सड़ गया है, गल गया है। मीडिया माफिया जो है वो आज की डेट में इस देश में काबिज है। मीडिया एक माफिया के तौर पे काम कर रही है और जो भी पत्रकार इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत और ताकत नहीं रखते हैं, जज्बा नहीं रखते हैं, यदि उनको व्यवधान किसी भी तरीके का झेलना पड़े, सामना करना पड़े अपना व्यवसाय करते वक्त, तो उसमें उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, लाजमी है। क्योंकि आपने गलत चीजों का साथ निभाने में जो भी मजबूरियां हैं, आपने ये ठीक समझा कि उन गलत चीजों का, गलत संस्थानों का हम साथ निभाएं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि परिवार पालना है, नौकरी करना है, तमाम तरीके की आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये सारी जो एक्सक्यूजेस हैं ये मीडिया कर्मी पे ही है क्या? पुलिस वालों को भी पेट पालना रहता है। जज बोलेगा कल को मुझे ही पेट पालना है, मैं नहीं जा सकता हूं शक्तिशाली लोगों के खिलाफ। तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आप अपने घर परिवार का हवाला देके, एक्सक्यूजेस देके आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग नहीं सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको चीजें आज थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव में समझाना चाहूंगा और अपनी बात रखना चाहूंगा, अपना इतिहास आपके सामने दोहरा के रख के। दोस्तों, कुछ किताबें भी मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं मीडिया के ऊपर में, या आखिरी में मैं आपको इन किताबों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही उम्दा किताबें हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। और आप सभी, आप में से जो भी मीडिया को समझना चाहता है, उन्होंने ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अध्ययन जो है ये आपको एक सशक्त इंसान बनाता है। तो ये सारी किताबें आपको, और भी बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास में, पर जो मुझे 5-6 ऊपर नजर आई मैंने उनको निकाल दिया। दोस्तों, हुआ ऐसा था कि 2011 में मैंने डीएनए अखबार ज्वाइन किया था। उस टाइम में बिजनेस बीट में जाहिर सी बात है मेरे पास में माइनिंग, कैपिटल गुड्स, है ना, ये सब सेक्टर कवर करने के लिए मुझे हायर किया गया था, रोड, पावर प्लांट्स। उसी दौरान मेरा जो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि पसंदीदा जो विषय था, कोयला, उसके ऊपर में मैंने देखा कि बॉम्बे में कोई लिख नहीं रहा है। बॉम्बे में डीएनए अखबार ज्वाइन करने के पहले मैं नागपुर में हितवाद करके अंग्रेजी का अखबार है, वहां पे मैंने काम किया था। 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने वो अखबार छोड़ दिया था 5-6 महीने छुट्टियों पे रहने के बाद, और फिर मैं शादी के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गया। दोस्तों, जब मैंने डीएनए ज्वाइन किया तो मुझे एक चीज जो समझ आई वो ये समझ में आई कि यहाँ के पत्रकारों के पास में बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुद्दे की रहती है वो नहीं है। यहाँ की पत्रकारिता बहुत
नंबर बेस्ड है, डाटा बेस्ड है, बट ये लोग रूल से ज्यादा अवगत नहीं है और चीजों की जड़ों में जो है वो नहीं घुसते हैं, इनको उसकी जानकारी नहीं है। जो हम लोग छोटे शहरों से पत्रकार जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहता है अपने शहर के बड़े बड़े व्यापारियों, व्यवसायियों और एडमिनिस्ट्रेशन से रूबरू होने में। बॉम्बे दिल्ली के जो पत्रकार हैं वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वहां सारा काम पब्लिक रिलेशन, पीआर फर्म के थ्रू होता है। और नागपुर में बैठ के मुझे तो पता ही नहीं था कि पीआर फर्म नाम की भी कोई चीज होती है, कोई थी नहीं। आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी के मालिक से, किसी भी बड़े अधिकारी से, कोल इंडिया हो, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो, चाहे मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड हो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस हो, एमईसीएल हो, जोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया हो, इन सब के ऑफिसर्स जो है वो नागपुर में। तो हम मिलते थे और बहुत सारी जमीनी जानकारियां मुझे थी। कई स्टोरीज कोल पे मैंने यहाँ की थी और उसके बाद में मैंने बॉम्बे में जाके अपने एडिटर को बताया कि कोल में बहुत ज्यादा धांधलियां चल रही है, कांग्रेस की सरकार है, टॉफी चॉकलेट की तरह जो है कोल ब्लॉक्स बट रहे हैं, कच्चे बनाने वाले को भी कोल ब्लॉक आवंटित हो रहा है, तो इस पे हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, गो अहेड, आप मेरे सामने, मेरे पास में स्टोरीज लेके आइए, फिर उसके बाद हम देखेंगे छापना है कि नहीं छापना है। मैंने बोला ठीक है। 3-4 महीने हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए। अप्रैल 1 को मैंने पहली स्टोरी कोल स्कैम के ऊपर में डीएनए में दी, 1 अप्रैल को। और उसी दिन हुआ ये कि जनरल वीके सिंह ने भी कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम लगाया था कुछ बड़ा, तो वो फ्रंट पेज न्यूज बनी, बट वो मेरी न्यूज ठीक फ्रंट पेज न्यूज के नीचे थी, लीड के नीचे। एक स्टोरी छपी, 2 स्टोरी छपी और उसके बाद में स्टोरी छपनी बंद हो गई। जब मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं छप रही है, ये अप्रैल की बात है, तो कहा गया कि 2-3 स्टोरीज दिया था मैंने, तो कहा गया कि नहीं, हमें आदेश आया है ऊपर से कि अब कोल स्कैम की कोई स्टोरी नहीं छापनी है। और मुझे मेरे एडिटर ने उस टाइम में बताया, ये सब 13 साल पुराने जो मैंने पिटीशन फाइल किया है उन सब में ये मेंशन है। ये ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं आज बना के बोल रहा हूँ, ये सारी बातें 13 साल पहले 2013 में जो मैंने पिटीशन फाइल किया था उसमें सारी चीजें लिखित हैं, ठीक है, जो कोर्ट में मैंने लिख के दी है। अगर मैं गलत लिखूंगा तो मैं दंड का जो है भागीदार हूं। तो मुझे बताया गया कि नहीं, सुभाष चंद्र जी से पीएमओ में कोई साउथ इंडियन, केरल के उस टाइम में पीएमओ में अधिकारी थे, उन्होंने बात किया था कि आप स्टोरी मत कराइए, तो अभी मत कीजिए। तो सुभाष चंद्र जी ने ऑबलाइज करने के लिए स्टोरी रोक दिया, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैं बोला यार मेरी क्या हैसियत है, छोटा सा मैं तो यहाँ पत्रकार हूँ। तो मैं चुपचाप बैठ गया, अपना काम करने लगा, दूसरे जो मेरे बीट के काम थे। अगस्त में, जुलाई या अगस्त के महीने में 2012 में, ये सब 2012 की बात बता रहा हूँ, 2013 में केस किया था, पर ये सारी चीजें जो घटित हो रही थी 2012 में घटित हो रही थी। तो 2012 के जुलाई अगस्त में मुझे मेरे एडिटर ने बुला के फिर बोला कि तुम्हारे पास में कुछ स्टोरीज हैं तो करो, कोल स्कैम पे ऊपर से आदेश आया करना है। तो माला ठीक है। और स्पेसिफिक जो है आदेश दिया गया कि ये 2-4 कॉर्पोरेट्स हैं जिसमें नवीन जिंदल का ग्रुप था, आपका मोनेट इस्पात, संदीप जाजोदिया का जो ग्रुप था वो था, इनके ऊपर बोले अगर कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सको तो जरूर निकाल के लेके आओ। और यस बैंक के ऊपर में भी बोला था कि यस बैंक का कहीं कोल में फंडिंग है, लोन दिया है, तो वो पता करके लेके आओ। और शायद एल&टी फाइनेंस भी था, मैं उस पर श्योर नहीं हूं, एक बार मुझे पिटीशन चेक करना पड़ेगा। बट 4-5 कंपनीज के मुझे नाम बोले गए कि इनके खिलाफ अगर कुछ है तो आप जरूर इन पे इंफॉर्मेशन लेके आइए। मैं चला गया भाई साहब घूमने के लिए, घूमने यानी कि तफरी करने के लिए नहीं, स्टोरी निकालने के लिए। झारखंड और विदर्भा ये सब जगहों पे मुझे भेजा गया। बराबर डीएनए ने पूरा खर्चा उठाया, अच्छा खर्चा दिया, मतलब टैक्सी से लेके तो होटल तक का सब मेरा ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा उठाया। 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला मुझे, हवाई जहाज की टिकट मिली, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जब मैं ये स्टोरीज करने गया तो। और मैं 15-20 दिन बाहर रहा स्टोरी के चक्कर में, यहाँ वहां, फिर मैं भटक के खूब सारी स्टोरीज लेके आया और फिर स्टोरीज छपनी चालू हुई अगस्त सितंबर से।
सितंबर में स्टोरीज छपी, जो टॉप 5 मोस्ट रेड स्टोरीज जो डीएनए की थी उस महीने की, उसमें से 4 मेरी थी। अक्टूबर में टॉप 5 जो मोस्ट रेड स्टोरीज थी, टॉप 5, उसमें से 3 मेरी स्टोरीज थी। तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही बढ़िया। और उसी दौरान जो है हमारा डीएनए का बारिश का मौसम था। जो फाउंडेशन डे जो रहता है वो जुलाई अगस्त में रहता है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट उस टाइम में सुभाष चंद्रा ने पर्सनली मुझे शाबाशी भी दी थी मेरी पुरानी स्टोरीज के लिए, मेरे कंधे पे हाथ रखा था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, कि इतने बड़े व्यक्ति ने एक साधारण से जूनियर पत्रकार के कंधे पे हाथ रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाशी दिया था मुझे। तो मैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित था, बहुत मेहनत किया मैंने, स्टोरीज लेके आया। अक्टूबर में 20 अक्टूबर को मैंने दोस्तों 10 दिन की छुट्टी ली। 21 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक की छुट्टी के लिए पहले से अप्लाई कर दिया था। 20 या 21 को मैं छुट्टी पे चला गया। मेरी बीवी का घर कोलकाता में पड़ता है, शादी के बाद से एक बार भी नहीं गए थे, तो हम लोग कोलकाता गए। और जब मैं कोलकाता गया तो मुझे पता चला कि एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जो है वो जी ग्रुप के ऊपर में किया गया है, और उसके अंदर में सुधीर चौधरी जी को देखा गया, समीर आलूवालिया जी को देखा गया कि ये धमका रहे हैं कि भाई आप हमको पैसे दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ स्टोरीज छापेंगे। और तब मुझे समझ में आया कि मेरी 4-5 स्टोरीज छपने के बाद में स्टोरीज छपनी बंद क्यों होगी। खैर मैं तो उसी खुशी में था कि भाई मेरी 5-7 स्टोरीज छप गई हैं और बाकी धीरे धीरे छपेंगी, मैंने यही सोचा था, और मैं छुट्टी पे आ गया था। जब ये घटना घटी, ये जब छपा, तो तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तब मुझे समझ में आया कि भाई क्या माजरा है, क्यों स्टोरी नहीं छप रही है, या धीरे धीरे क्यों स्टोरीज छप रही है। मतलब टूर से आने के बाद में मैंने एक ही साथ लगातार 2 दिन के अंदर में 8-10 स्टोरीज दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उसमें से कुछ छपी, कुछ नहीं छपी। क्यों नहीं छपी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर जो छप गई थी उसकी खुशी में मैं था। और स्टिंग ऑपरेशन में हमने देखा कि किस तरीके से ये धमका के 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मैं आया वापस आने के बाद में, मतलब मुझे फोन आया, सॉरी, उसी 21 या 22 तारीख को जिस भी दिन स्टिंग ऑपरेशन आया था, अक्टूबर 2012, मुझे फोन आया मेरे ऑफिस से कि आप कहाँ पे हैं। हमारे जो एडिटर इन चीफ थी, उनकी सेक्रेटरी जो थी, उनसे फोन आया कि आप कहाँ पे हैं, आप जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचिए। मैंने बताया भाई मैं तो बहुत दूर हूँ, पश्चिम बंगाल में हूँ, और मैं आ नहीं सकता हूँ, 10 दिन की छुट्टी लेके मैं आया हूँ। तो मुझे कहा गया कि ठीक है, जो भी आपने स्टोरीज दी थी उन सब के आपके पास में प्रमाण है, डॉक्यूमेंट है। मैं बोला हाँ। मैंने पूछा आप क्यों पूछ रहे हैं, स्टोरीज तो छप गई है। तो बोला आपने टीवी नहीं देखा क्या। मैं बोला नहीं, मैं तो यहाँ रिश्तेदारों के घर घूम रहा हूँ, ये टीवी तो नहीं देखा मैंने। तो बोला पहली फुर्सत में टीवी खोल के देखिए। मुझे उस टाइम तक बताया नहीं गया था। मैंने टीवी खोला, देखा, और सारा माजरा मुझे समझ में आया कि हुआ क्या है। दोस्तों ये स्टोरीज डीएनए में मैंने फाइल की, ये डीएनए से स्टोरी जी में गई, जी से मैनेजमेंट के पास गई, मैनेजमेंट और सुधीर चौधरी जो उस टाइम में एडिटर इन चीफ थे डीएनए के, इनके बीच में वार्तालाप हुई। और उसके दौरान जो है ये सारी घटनाएं जो है वो शुरू हुई। मुझे तब समझ में आया कि अप्रैल में भी जो मैंने स्टोरीज फाइल किया था वो क्यों नहीं छपी, और वो अप्रैल में 1 या 2 स्टोरी छपने के बाद में छपनी बंद हो गई थी। तो ये स्टोरीज बेसिस थी जहां से ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और उसके बाद में जब मैंने 30 अक्टूबर को या 1 नवंबर को ज्वाइन किया, तो मुझे सख्त आदेश था कि आप अब कोल्स कैंप के ऊपर में कोई स्टोरी नहीं करेंगे। और मेरे अलावा इक्का दुक्का कोई स्टोरी 1-2 पत्रकारों ने किया था, 2-3 स्टोरीज, ज्यादा किसी का भी कोई वो नहीं था। 80% स्टोरीज जो थी वो मेरी थी। तो मुझे बुला के खास तौर पे कहा गया कि आप स्टोरी नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद में सुधीर चौधरी जी अरेस्ट हुए, तमाम तरीके की चीजें हुई। ऐसा माहौल बन गया ऑफिस में कि सुभाष चंद्रा कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। और वो वक्त जब आया, उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर आया मेरे ऊपर में,
कि आप इस्तीफा देके जाइए। उसके पहले मेरे एडिटर इन चीफ को निकाला जा चुका था, जिन्होंने मुझे हरी झंडी दी थी स्टोरी देने के लिए। और मुझे कहा गया कि आप भी इस्तीफा देके चुपचाप चले जाइए। मैंने बोला क्यों? तो कहा कि सुधीर चौधरी अरेस्ट हो गए हैं, ये स्टोरीज कहाँ से आई, किन्होंने लिख के दी, ये सारी चीजें जो है हम नहीं चाहते कि भाई ये सामने आए, आप किसी भी तरीके से दिक्कत में आए तो आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाएंगे, हम आपको मदद करेंगे नौकरी ढूंढने में, आप चले जाइए, हम नहीं चाहते हैं कि आप जो है वो सामने आए। तो मेरा दिमाग हो गया खराब। मैं बोला भाई पाप करे कोई भुगते कोई, ये क्या बात हुई? मैं बोला मैं तो ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आप बोल रहे हो इस्तीफा दे के चले जाओ। बोला नहीं, हम आपको 1 साल की तनख्वाह भी दे देंगे और आपको जो है हम ये नौकरी दूसरी जगह पाने में भी मदद करेंगे। बट पता नहीं क्यों शुरू से थोड़ा खट बुद्धि का था, मुझे कुछ ठीक लगा नहीं। मैं बोला नहीं, ये मैं करूंगा नहीं। और उसके बाद में मेरी स्टोरी छपनी धीरे धीरे करके बंद हुई। 8 मार्च को मेरी आखिरी स्टोरी डीएनए बिजनेस, जिसके लिए मैं काम करता था, उसमें छपी। और उसके बाद में आप ये समझिए कि जो एक तरफा मेरे ऊपर में मानसिक प्रहार हुए, मेंटल एगनी में जो भेजा गया, कोई काम नहीं, रोज बॉस बुला के गरियाए, रोज आपको अपमानित करे, रोज आपके जूनियर्स के सामने आपको सुनाया जाए, इस तरीके का एक सिलसिला माहौल चल पड़ा। और आप स्टोरी लिख के दो तो छापे नहीं, उसमें फालतू की 10 खामियां निकाल के जो है आपको पूरे ऑफिस के सामने चिल्ला चिल्ला के डांटे। बहुत बड़ा डीएनए का न्यूज रूम था, 100 पत्रकार बैठते थे। आप सोचिए 8-10 साल का एक्सपीरियंस उस टाइम तक हो गया था मेरा, और गालियां खा रहा हूं मैं, जिस बच्चे ने 8 महीने भी नहीं हुए थे ज्वाइन करने, और क्यों गालियां खा रहा हूं ये किसी को भी समझ में नहीं आया। तो तमाम तरीके की प्रताड़ना जो है वो शुरू हो गई थी कि मैं फ्रस्ट्रेट होकर ऑफिस छोड़ के चला जाऊं। मैं नहीं गया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसने अपना जॉब छोड़ दिया था, बॉम्बे में रह रहे थे, 35,000 रुपए किराया था घर का, जिस घर में हम लोग रह रहे थे उस टाइम में। तो उस वक्त में बड़ी असमंजस की स्थिति में मैं फंस गया था। 2012 में टॉप क्लास परफॉर्मेंस देने के बाद भी 2013 में मेरा अप्रेजल नहीं किया गया, और मेरे ऊपर में प्रेशर बनाया गया कि आप जॉब छोड़िए छोड़िए छोड़िए। डीएनए के साथ में कोल स्कैम से रिलेटेड स्टोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम करे। तो बड़ी ही ज्यादा समस्या वाली, प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी। इन्होंने अगस्त के महीने में मेरी तनख्वाह रोक दी। जुलाई अगस्त का महीना था, मैं भूल रहा हूँ, जुलाई का महीना था शायद। और मुझे इतना गुस्सा आया कि 3-4 महीने से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब तनख्वाह रोक के और मानसिक यातना मेरे को देना शुरू कर दिया, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बेवकूफी वाला काम कर क्यों रहे। ये बड़ा खेल चल रहा है कुछ, ये उस टाइम में अंदाजा नहीं था, हम भी बच्चे थे, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ज्यादा चीजें समझ नहीं सकते थे। सीधा लाइन में देखना जो है वो फितरत थी, आदत थी। दोस्तों उसके बाद में मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया, और उसके अंदर में पूरी जो भी घटनाएं हुई थी सिलसिलेवार तरीके से, वो सारी घटनाएं जो हैं मैंने उस अपने पिटीशन में फाइल करके दर्ज की। और वो सारी आप जाके देख भी सकते हैं। 2013 अगस्त या सितंबर का केस मेरा फाइल किया गया है, राजीव रंजन सिंह वर्सेस डीएनए न्यूज़पेपर का। अब वो इतनी मोटी पिटीशन की फाइल है, वो मैं यहाँ मतलब कभी दिखा भी दूंगा, बट मैंने वो ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक एक पन्ना किस दिन पढ़ के ही मैं बताऊंगा कि क्या क्या अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि 13 साल हो गए, 13 साल में अभी तक न्याय नहीं मिला। तो अब वक्त आ गया है कि भाई आप खुद ही खुल के सामने बोलो, आप कब तक कोर्ट के आसरे और सहारे रहोगे। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से मीडिया और खासतौर पे हमारा डीएनए और जी न्यूज जो है ये क्रिमिनल लोगों की शरण स्थली बन गई है। ये क्रिमिनल लोग जो हैं, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल लोग हैं, जो न्यूज को किस तरीके से यूज किया जाता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ब्लैकमेल करने के लिए। इसकी आप बीती कहानी थी उस पूरे के पूरे पिटीशन में। पिटीशन अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि मीडिया के अंदर काम कैसे होता है। आप लोगों ने सुना होगा, बट किसी इनसाइडर का आंखों देखा जो वर्णन है, मोटी, इतनी मोटी पिटीशन है, बहुत मोटी पिटीशन कॉपी है, वो पूरा उसके अंदर में दर्ज है। दोस्तों ये तो संक्षेप में कहानी हुई कि क्यों मैंने केस फाइल किया था। जितने भी लोग कोल स्कैम से रिलेटेड थे,
सबको डीएनए से निकाल दिया गया या उन्होंने खुद ही ने छोड़ दिया। एक मई मट बुद्धि था जो लड़ गया इनसे। और कारण ये था कि मेरे को इतना इन लोगों ने दूसरी जगह बता दिया था कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं है, ऑनेस्टी भरी हुई है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक है, इसको नौकरी मत दो, ये आज नहीं तो कल आपके लिए समस्या खड़ी करेगा। और मीडिया भले ही कितना भी दावा करे कि हम ऑनेस्टी बताते हैं, सच्चाई बताते हैं दोस्तों, पर ये वही सच्चाई बताते हैं जो इनको सूट होती है, जो इनके लिए कंफर्टेबल है, जो इनके लिए फायदेमंद है। और जहां इनका फायदा मालिकों का नहीं होता है वहां पे ये आपको ऑनेस्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तमाम तरीके से पीड़ाएं देते हैं। आपको पहले दबी जबान में धमकी वाली भाषा में बात करेंगे और उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया तनख्वाह रोक देना, वहां तक वाली स्थिति पे ले आएंगे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बेटी हो गई थी, नौकरी नहीं थी उसके पास में, मेरे पास में कोई दूसरा संस्थान नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, तनख्वाह बढ़ नहीं रही थी। फाइनली 2016 में फ्रस्ट्रेट होके मैंने जॉब जो है वो छोड़ दिया। और दोस्तों 2016 से लेके 2021 तक का एक लंबा समय जो है मैं खाली बेरोजगार बैठा रहा। उस दौरान शर्म भी आती है बोलने में, परंतु ये हकीकत है, वास्तविकता है कि अपना घर चलाने के लिए मैंने अपने पिताजी से भी पैसे लिए। मतलब आदमी 35 साल की उम्र क्रॉस कर गया था, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, परंतु वो स्थिति भी आई, वो दिन भी देखे। और 2013 से जो मेरे पास में काम नहीं था, आप समझिए 2021 तक कोई काम नहीं था। 8 साल आप समझ लीजिए कि कोई काम नहीं था। 3 साल जो है वो 3 साल डीएनए में था मैं 2013 से 16 के बीच में, पर काम कुछ नहीं था। मानसिक जो है, मानसिक रूप से आप कहीं एंगेज नहीं थे। आप ऑफिस जाते थे, अंगूठा लगाते थे, अपना साइन करते थे, आप 8 घंटे का वहां समय बिता के और वापस आ जाते थे। पर दोस्तों उस खाली समय को मैंने अपना औजार बनाया, हथियार बनाया। वो 3 साल में पूरे समय ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे बैठा रहता था। खूब पढ़ाई किया मैंने। 2013 से लेकर 2021 के बीच में खूब सारी किताबें मैंने पढ़ी, और उस पढ़ाई का, उस अध्ययन का जो फायदा है वो मुझे आज भी मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है। ये जो पढ़ने की जो आदत है, रीडिंग जो हैबिट है, इसने मुझे डिप्रेशन में जाने से रोका। 8 साल 7 साल यदि आप कोई काम नहीं करो, 5 साल आप बेरोजगार रहो, अपने जीवन के प्राइम टाइम में आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप घर से पैसे ले रहे हो घर चलाने के लिए, तो उसका डिप्रेशन क्या हो सकता है ये आप शायद जो बेरोजगार लोग हैं वो समझ सकते हैं। और मैं ये समझ रहा हूं जो अभी आंदोलन हो रहा है, मैं बखूबी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूं लोगों से, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने मन की बात जो है आप लोगों के सामने रखूं। तो वो 8 साल के अंदर में रीडिंग हैबिट जो है, उसने पढ़ने लिखने की जो आदत है, उसने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। दोस्तों आप लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको किसी भी तरीके के मानसिक विकार से दूर जाना है तो आपको अपना विल पावर स्ट्रांग करके रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, पढ़ने लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। यही एक चीज है जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। किताब जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और उसी श्रृंखला में ये किताब मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाई जर्नलिज्म स्टिल मैटर्स। माइकल शुट्सन की किताब है। आज की डेट में मीडिया वर्ल्ड में सबसे बड़े मीडिया क्रिटिक हैं ये माइकल शुट्सन। इनकी लिखी हुई ये किताब जरूर पढ़ें, पतली किताब है, अवश्य पढ़ें। ये मैंने उस दौरान नहीं पढ़ी थी, मैंने हाल फिलहाल में ही पढ़ी है 1 साल पहले। तो ये किताब के अंदर में आप पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी कि मीडिया की भूमिका क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी समाज को सही दिशा में लेके जाने की। दोस्तों ये फुल प्रूफ करके किताब है। ये बेसिकली बताती है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारी गोदी मीडिया आज की डेट में फैला रही है, इस मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में अधिकतर बहुसंख्यक जनता कैसे फंसती है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे, मिस इन्फॉर्मेशन के ट्रैप में ना फंसा जाए, इससे बचाने के लिए ये एक किताब है जिसको आप अवश्य पढ़ें। ये किताब जो है कॉर्पोरेट्स किस तरीके से वर्ल्ड ओवर मीडिया पे काबिज हो रहे हैं, द न्यू मीडिया मोनोपोली, ये किताब उस चीज के बारे में बताती है। बेन बगदीकियन, बड़ा अजीब सरनेम है, बगदीकियन,
बेन बग्दिकियन इनकी लिखी हुई किताब है, और इस किताब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, 2-2 बार इसको मैंने पढ़ा है। देखिए इस तरीके से मैं नोट्स बना लेता हूँ, ये देख रहा, पेंसिल से लिख लेता हूँ मैं, जो स्टार्टिंग पेज रहता है कि कौन से पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है। किताब भी पूरी ऐसी रंगी हुई रहती है, मतलब अंडरलाइन कर करके मैं पढ़ता हूँ। तो ये किताब भी बहुत प्यारी किताब है, डिसाइडिंग व्हाट इज ट्रू। ये लुकास ग्रेविस की लिखी हुई किताब है। ये बताती है कि फैक्ट चेकिंग खास तौर पे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में किस तरीके से की जानी चाहिए और क्यों आवश्यक है। ये जो मोदी जी जो इतने सुपर हीरो बन गए, ये इसलिए बन गए क्योंकि यहाँ के पत्रकारों ने या तो ये किताब पढ़ी नहीं, या फिर पढ़ने के बाद भी जो है अनजान बने रहे और सिचुएशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हुए चले गए। दोस्तों, द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, ये किताब पढ़ के ही मैंने सोचा कि यूट्यूब के ऊपर में मुझे स्ट्रांगली आना है। ये किताब बता रही है कि किस तरीके से आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये ट्रेडिशनल मीडिया को कहीं पीछे धकेल के छोड़ के सोसाइटी को जो है वो एक नए स्ट्रक्चर, एक नया आयाम दे रहे हैं। तो ये किताब अवश्य आप लोग पढ़ें, ढूंढ के पढ़ें। ये किताब जो है ये रामसस क्लीस निल्सन ने लिखी है। दोस्तों, मैं इंडिया के पत्रकारों की या इंडिया के लेखकों की किताबें ना के बराबर पढ़ता हूँ, पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे नकल मारते हैं फॉरेन वालों की, ठीक है। तो जब नकली मार के उनका लिख रहे हैं तो भैया ये असल जो चीज है उसी को पढ़ लो, काहे के लिए नकली चीज पढ़ना। तो इसलिए फॉरेन पत्रकारों के पढ़ा। और ये किताब है मी द पीपल, ये नादिया उर्बिनियाती ने लिखा है। इन्होंने भी बताया कि हाउ पॉपुलिज्म ट्रांसफॉर्म्स डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि ये मतलब रीडिंग, खास तौर पे मीडिया से रिलेटेड रीडिंग यदि आप चाहते हैं और मीडिया से रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं, तो ये 5-6 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनको अवश्य पढ़ें। अब आते हैं दूसरे भाग पे कि मुझे किसी भी तरीके की कोई भी आप कह लीजिए सिंपैथी नहीं है उन पत्रकारों के लिए जो इस गोदी मीडिया का भाग है। कारण यह है दोस्तों कि दुख जो है वो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने झेला है, बट हमने स्वेच्छा से जो है इस पाप का भागीदार होने में जो है वो मना कर दिया कि हम इस पाप के भागीदार नहीं होंगे। आप भी कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल के इस पाप के भागीदार नहीं हो सकते थे यदि आपका विल पावर स्ट्रांग रहता तो। मुझे कोई नहीं जानता था जब तक अदानी का ये स्कैम नहीं आया था। अदानी के स्कैम आने के बाद में यूट्यूब पे मेरा पदार्पण हुआ, क्योंकि उस टाइम में जो मुझे लेके आए थे यूट्यूब पे आलोक जोशी जी, वो मुझे जानते थे बॉम्बे की दिनों से। उनका ये कहना था कि अदानी के ऊपर में बोलने के लिए उनको कोई भी पत्रकार नहीं मिल रहा है सत्य हिंदी पे, तो आप आ जाओ, आपने आर्टिकल भी फॉर्च्यून में लिखा है तो आप इसके ऊपर में प्रकाश डालो। दोस्तों 2021 में मुझे आउटलुक में जॉब मिल गई थी हाथ पैर मारने के बाद में। और उसके बाद मेरे एक मित्र हैं जो डीएनए में मेरे साथ काम किया करते थे, वो आउटलुक में एज एन डिप्टी एडिटर की पोस्ट पे गए और उनको मुझे मेरा काम मालूम था। वो अपना मेरा काम देख के जो है वो अपने संस्थान में मुझे लेके आए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उसके पहले आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पास में 8 साल नौकरी नहीं थी, जब आई तो 2 ऑफर मेरे पास में। फॉर्च्यून का ऑफर देने में थोड़ा वक्त लग गया तो मैंने आउटलुक ज्वाइन कर लिया। 3-4 महीने में आउटलुक में रहा। आउटलुक ने भी एक क्रिप्टो रिलेटेड स्टोरी मेरी छापने में आनाकानी की। आज उस क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशन का हाल आप देखिए, इतना बुरा हाल है कि मैं मतलब आउटलुक ने ये स्टोरी छापने से मना कर दिया था। आउटलुक मनी तमाम तरीके, देखिए स्टोरी नहीं छापने के 100 बहाने होते हैं। आपको एक ही स्टोरी को 10 बार जो है बोलेंगे कि इसमें ये लूपहोल है, ये लूपहोल है, ये लूपहोल है करके 1 महीने आपको टरकाते रहेंगे। इस स्टोरी को लेके भी मेरा बड़ा झगड़ा हुआ था आउटलुक में, और आउटलुक को छोड़ के मैंने फॉर्च्यून ज्वाइन कर लिया। मेरे जो मित्र मुझे लेके आए थे उन्होंने बोल दिया था कि मेरे हाथ बंधे हैं भाई, एडिटर के साथ मैं भी बहस नहीं कर सकता हूं। अब आप अपने स्टोरी के साथ में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूं। तो खैर उन्होंने जॉब दिलाने में मदद की थी। नीरज नाम है उनका, नीरज ठाकुर, मैं उनका आभारी हूं। और उसके बाद में मुझे मेरे जीवन का बेस्ट एडिटर मिला जो फॉर्च्यून में मिला, राजीव दुबे, लाइफ का बेस्ट एडिटर। उस व्यक्ति ने 4 साल मुझे
हाथ खोल के काम करने का मौका दिया। भगवान ऐसे एडिटर सबको दें। मतलब मुझे शुरुआत में बोलना चाहिए था, मैंने काफी लेट बोला है, परंतु जो मैं आज YouTube में आपके सामने आ पा रहा हूं उसका एकमेव कारण है कि जो मेरे एडिटर इन चीफ जो उस वक्त में थे राजीव दुबे जी, उन्होंने मुझे इजाजत दिया कि मैं जाके YouTube पे अपनी बात रख सकता हूं। फॉर्च्यून को बस मैंने डिफेम नहीं करना चाहिए, या कोई भी बात ऐसी नहीं आनी चाहिए कि फॉर्च्यून के ऊपर में लीगल कोई एक्शन। और मैंने फिर जाके YouTube पे आना शुरू किया। दुख की बात है कि आलोक जोशी जी मुझे लेके आए। आलोक जोशी जी ने बहुत सारे मेरे साथ में कार्यक्रम बनाए अदानी के खिलाफ, और बाद में उसी अदानी के इधर पे वो नौकरी करने चले गए एनडीटीवी में। आलोक जोशी जी मेरे गॉडफादर हैं यूट्यूब पे। मैं उनका दिल से जो है इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यूट्यूब पे वो लेके आए। इस चीज का मैं आभारी हूं। परंतु जो जाके उन्होंने अदानी का नौकरी जो पकड़ी, और नौकरी पकड़ी वहां तक ठीक था, पर उन्होंने बताया नहीं। मैंने उनको 2-3 बार पूछा भी कि आप आलोक का अड्डा, उनका एक कार्यक्रम आता था जिसमें अक्सर वो मेरे साथ में चर्चा करते थे, मेरा इंटरव्यू लेते थे। 2-3 महीने जब उनका फोन नहीं आया मुझे, तो मैंने उनसे पूछा, सर आप क्यों नहीं सत्य हिंदी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ असाइनमेंट मिला है, मैं उसमें बिजी हूँ, और मेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा लगा हूं, इसलिए मैं अभी सत्य हिंदी पे कुछ महीने नहीं आऊंगा। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि असाइनमेंट अदानी का है या एनडीटीवी ज्वाइन किया है। आलोक जोशी जी अभी भी जीवित हैं, यूट्यूब पे आते हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे। आप में से कोई भी उनसे ये बात पूछ सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। तो दोस्तों, जगह जगह पे खंजर लगे हैं, जगह जगह पे एडिटर्स ऐसे मिले हैं आपको, अपने सुपीरियर ऐसे मिले हैं जिनको आप बहुत ही आदर्श और इज्जत के साथ देखते हो, और आप फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करते हुए जब देखते हो तो आपके मन को बहुत दुख पहुंचता है। और मैंने अपने 22-23 साल के करियर में ये कई बार होते हुए देखा, कई बार। जो एडिटर्स जिनको आप इज्जत की निगाहों से देखते हो, आपको नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। डीएनए के अंदर में जो मेरे एडिटर थे जिनको मैं रिपोर्टिंग करता था, कहना नहीं चाहिए, वो भी पिटीशन में बहुत भारी दिल से मैंने उनको भी पार्टी बनाया था कि ये भी इसके अंदर में जिम्मेदार हैं, शामिल हैं। तो दोस्तों, आप जिनको बहुत इज्जत की निगाहों से देखते हो, यदि वो लोग आपको आके समझाने लगे कि भाई आपके लिखने से कुछ नहीं बदलेगा, आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल इंसान हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, बहुत ज्यादा ईमानदार हो, बच्चों जैसा व्यवहार है, नहीं ऐसा करना चाहिए, जीवन अपने परिवार के साथ बारे में सोचो, व्यवहारिकता लाओ, बीवी बच्चों के बारे में सोचो, ये सब बातें बोल के आपको आपके पथ से जब पथ भ्रष्ट करने लग जाए, ऐसे लोग जिनको आप बहुत ही ज्यादा इज्जत और सम्मान के साथ देखते हो, तो आपको बहुत दुख होता है। इस पूरी जर्नी में मैं शायद कहीं टूट जाता यदि मुझे मेरी बीवी का, मेरी पत्नी का साथ नहीं मिलता। मेरी बीवी ने, मेरी पत्नी ने मेरा बहुत बड़ा साथ निभाया। मेरा जो लीगल पिटीशन था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरा लीगल पिटीशन पूरा मेरी वाइफ का लिखा हुआ है, पूरा पिटीशन। तो आप ये समझिए कि मतलब लॉयर की भी मदद नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली, सिंगल हैंडेडली उसने पूरा पिटीशन वो फाइल किया, और उसके बाद भी उसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, आज तक साथ दे रही है। यूट्यूब पे आके मैं अनर्गल कुछ भी बोलता हूं, वो उस पर आज तक मुझे कभी रोका नहीं है कि भाई इसका परिवार पे क्या असर पड़ेगा, इसको एक बार सोचो। तो परिवार का आपके साथ में खड़ा रहना बहुत एक कह लीजिए कि स्ट्रेंथ वाला काम होता है। परिवार आपके साथ खड़ा रहा तो आप दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो, परिवार का साथ रहना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी संक्षेप में कहानी जो अभी तक है। YouTube पे मैं 2023 24 या 25 जनवरी का पहला दिन था जब मैं पहली बार आया था, जब आलोक जोशी जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और 2023 से मेरा ये YouTube का सफर शुरू है। अब तो YouTube ही मेन रोजी रोटी का मेरा एक आसरा बन गया है। हालांकि मैं पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, भगवान की दया से पढ़ाई लिखाई करके काफी कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के बारे में एक समझ बूझ डेवलप हो गई है,
और वही आज की डेट में मेरा मेन आप ये कह लीजिए कि खाने पीने का जो है जुगाड़ वहीं से आता है, खुद ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।